आज के सेशन में हम बात कर लेते हैं इग्नू का फर्स्ट ईयर का कोड है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि हम इसके 5th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। 5th चैप्टर में क्या क्या है सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको 4th चैप्टर तक कवर करवा दिया था स्टूडेंट्स, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाके अपने प्रीवियस 4th चैप्टर को कवर कर सकते हैं। एंड इसके मास्टर वीडियो को भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आपका पूरा एग्ज़ाम इसी से कवर किया जाएगा। तो उसका भी मास्टर वीडियो के अकॉर्डिंग जो है मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके अपने एग्ज़ाम को भी बहुत अच्छे मार्क्स के थ्रू पास कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बात कर लेते हैं हमारे आज के सेशन में 5th चैप्टर है। 5th चैप्टर का नाम वन संसाधन। देखिए, वन संसाधन जिसे हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के नाम देखते हैं। तो हमारा 5.1 है प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम बेसिकली अगर बोले तो हमारा ये आपका क्या होता है, प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इस चैप्टर में हम जन और तथा बोल सकते हो कि वन की स्थिति में जितने भी जीव जंतु हैं उनका किस तरीके से वनों पर आश्रित है, वो किस तरीके से डिपेंड है, ये सारी बात हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आ जाता है हमारा 5.2, वन एक संसाधन के रूप में, यानी कि फॉरेस्ट एज अ रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखिए एक बात बोला जाए ना, तो हमारा पेड़ पौधे, हमारे जीव जंतु, ये सभी जो है जैसे कि फाइबर्स हो गए, लकड़ियाँ हो गई या फिर रेशम हो गया इत्यादि, ये सब क्या है, वनों पे डिपेंड है। जीव जंतु भाई आपके बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले मतलब प्रोवाइड करते हैं, तो प्लांट्स उन्हें इनहेल करते हैं एंड फिर वो कार्बन ऑक्सीजन को रूप में छोड़ते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हम पूर्ण रूप से वनों पे डिपेंड है, खाने से लेके रेशम के कपड़े, रुई इत्यादि। ठीक है, पेड़ पौधे भी जैसे आप देख रहे हो कि किस तरीके से, जैसे ये हिरण है, हाथी है, कि इस तरीके से ये आपने बोल सकते हो कि ये ग्रास या फिर बोल सकते हो हरी पत्तियाँ खाकर अपने जीवन को सर्वाइव करती हैं। ठीक है, तो इसका आर्थिक महत्व वन का क्या है, आर्थिक वनों में रूप में देखा जाए, वन पृथ्वी का एकमात्र ऐसा रिसोर्सेज है जिसके माध्यम से प्राणी से लेकर मनुष्य इन सभी रूपों में डिपेंड है। फर्नीचर हो गया मनुष्य, जिसके अंतर्गत अगर बात की जाए, लकड़ियों को काट कर फर्नीचर बनाता है, कुर्सी बनाता है, मेज बनाता है, और उनको बोल सकते हो कि आर्थिक रूप में उन्हें बेचकर अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। ठीक है, और उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र, जिसके अंदर भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन में संतुलन बनाने का कार्य करता है। वन जो है चक्रवात लाने में स्थिरता लाता है, जलवायु परिवर्तन में बोल सकते हो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बैलेंस करके चलने का प्रक्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे भूमंडलीय व्यवस्था के रूप में। उसके बाद जैव विविधता में संरक्षण। देखिए, बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय, यानी कि बोल सकते हो कि आपने देखा होगा कि राजस्थान हो गया या फिर सुंदरवन या फिर जितने भी आपके डेजर्ट एरिया है, वो क्यों वहाँ पे सूखा पड़ता है या फिर क्यों वहाँ पे रेतीली है, बिकॉज वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। पेड़ पौधे नहीं होने के कारण जो है वहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र की असंतुलन पाया जाता है। एंड देन वो क्या है, बारिश ना होने के कारण वहाँ पे सूखा है, और मिट्टी के पकड़ाव ना होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाएं जो है रेत को लेकर चली जाती हैं। ठीक है, अब सामाजिक सांस्कृतिक महत्व के रूप में देखा जाए, तो वन हमारे रूप में देखा जाए तो ये हमारी संस्कृति से भी संबंधित है। आपने देखा होगा पीपल की पूजा की जाती है, नीम की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है, अलग अलग पेड़ों की पूजा की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति के रूप में पेड़ को एक बोल सकते हैं, या फिर प्राकृतिक को हम ईश्वर के, और बोल सकते हो कि हम उनके रूप में जो है उनका एक अभिन्न अंग मानते हैं, अपने आप को पार्ट ऑफ लाइफ के रूप में देखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद वन अपरूपण कारण और परिणाम। देखिए, वन जो है हमारे अलग अलग रूपों में, हमारे क्षेत्रों में, अलग अलग स्थितियों में हम इन सब से घिरे हुए हैं। हम चाहकर भी वनों से मुक्त नहीं हो सकते, और वन हमारे बोल सकते हो कि पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के रूप में देखा जाए। आज वर्तमान समय की बात की जाए तो 101.2 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है वार्षिक रूप में जो है सफाया किया जा रहा है, काटा जा रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसके किस नाम पे भाई, आपके पर्टिकुलर देखा जाए तो डेवलपमेंट के नाम पे किया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो पुस्तक प्रिंट अगर मैं बात बोलूँ तो 2050 के अनुमान के रूप में है। लेकिन जिस तरीके से आज अंधाधुंध मनुष्य जो है अपनी विकासशील स्थिति को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग
आने वाले मात्र 2035 की अवस्था में उस स्थिति में वन जो है डे बाय डे सफाया होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, असंतुलन बढ़ रहा है, प्राकृतिक में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। वनों में आग लगने का कारण हम देख सकते हैं। आए दिन अमेज़न जंगल में जो पर्टिकुलर पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन अमेज़न जंगल की स्वरूप देखी जाती है, वहाँ आग लग रही है। वनों में इतनी ऊष्मा क्यों आ रही है? क्योंकि वनों को हम काट रहे हैं। डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति बढ़ती जा रही है, मौसम तापमान में वृद्धि हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले 35 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होता था, लेकिन आज हमारा एक आम तापमान की बात करें तो 48-45 से ऊपर रहता है। यहाँ तक कि कई स्थानों पर 55 तक भी देखने को मिल चुका है। तो ये हमारे आने वाले समय में एक बोल सकते हो बड़ा खतरनाक और बोल सकते हो खतरे वाली चीज़ है। खनन कार्य और बाद व्यवस्था का रूप में जो है यहाँ पर वनों का स्वरूप देखने को मिलता है। देखिए, खनन यानी कि खुदाई करते समय हम कुछ ना कुछ अपने खनिज को उत्पादित करने के लिए आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गहराइयों में खनन करते चले जा रहे हैं। औसतम अगर मैं बात बोलूँ तो राष्ट्रीयता औसत की बात की जाए तो 20.9 से भी अत्यधिक जो है हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुदाई कर चले जा चुके हैं। तो इसके कारण क्या है, आपने देखा होगा कि सुरंग और चाहे खनन बनाई जाती है तो कई बार उसमें क्या बोलते हैं कि अपने आप ही वो भूस्खलन के माध्यम से वो दबकर वहीं पे लोगों की मृत्यु हो जाती है, जान चले जाते हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं। तो ये भी होने को देखने को मिलता है, ठीक है। और बांध बना के हमारे प्राकृतिक रूप में नदियों का स्वरूप जो है उनको मोड़ा जा रहा है, जिसके कारण आए दिन आपने देखा होगा कि जो क्षेत्रीय इलाका, समुद्री क्षेत्रीय इलाके हैं, उनके आसपास बाढ़ आने की स्थिति बनी रहती है। जनजाति जनसंख्या और अधिक अधिकारों का जो प्रभाव है आज हमारे गरीबी व्यवस्था में देख सकते हैं कि रोटी रोटी के लिए दर दर भटकने का जो स्थिति आ रहा है वो किस कारण से संभव हो पा रहा है। तो इस स्थिति में हमारे स्थितियों में उत्पन्नता या फिर उत्पत्ति देखने को मिलती है, ठीक है। अब उसके अंतर्गत अगर हम बात कर ली जाए तो हमारे वनस्पति, हमारे जीव जंतु का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है वन संसाधनों का संरक्षण प्रबंधन। हम वनों को कैसे बचा सकते हैं और कैसे उसको संरक्षित कर सकते हैं और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम एक मुहिम चलाएं। मुहिम यानी कि कानून व्यवस्था का निर्माण करें, और कानून बेशक हमारे दस्तावेज के रूप में, हमारे बोल सकते हो कि कागज़ के ऊपर ही ना, उसे प्राकृतिक रूप में सख्ती से फॉलो किया जाए। जो भी अगर वनों की रूप में कटाई करता है या फिर बोल सकते हो नुकसान करता है, तो उस स्थिति में उसे दंड से बोल सकते से कठिन दंड दिया जाए। इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए ताकि हमारे समाज के लोगों का भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के रूप में उन्हें डर की भावना उत्पन्न रहे। वनों को रोपाई के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं कि वन रोपाई अभियान चलाएं। वनों को सुरक्षित करने के लिए हम लोगों में मतलब आए दिन कहीं ना कहीं हम उनको एक छवि के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, या फिर एक आए दिन समारोह किया जाए। अलग अलग स्थानों पर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग स्थानों पर जो है इस तरीके से लाइव टेलीकास्ट के रूप में हम भाषण के रूप में भी कर सकते हैं। और वनों के रूप में जो है लोगों को शिक्षित अवस्था में उनको वनों की महत्वता का ज्ञान देना ही हमारे लिए एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा वनों को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारे वन को संरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। कृषि को काटकर जो कृषि वाले यानी कि जो बोल सकते हैं कि फसलदायी या फिर फलदायी जो क्षेत्र है जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कंपनी या फिर उद्योग ना लगाया जाए, जिसके कारण समाज या फिर वहाँ का वातावरण दूषित ना हो और वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में वनों की स्थिति उत्पन्न हो सके। और डेवलपमेंट के नाम पर वनों को ना कटाया जाए, जितनी आवश्यकता उतना ही हम अपने बोल सकते हो समाज में वनों को संरक्षित रखकर अपने समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पर्टिकुलर चैप्टर जिसके अंतर्गत हमने इसमें वनों की व्यवस्थाओं का स्वरूप देखा। उसके बाद हमारा ये आपका सारांश आ जाता है। सारांश जिसे हम कॉन्क्लूजन के नाम से जानते हैं। सारांश जिसे हम कॉन्क्लूजन के नाम से जानते हैं, तो सारांश जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ हमने ऊपर देखा कि किस तरीके से संसाधन के रूप में हमारे वनों में महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिला है, और हम किस प्रकार से वनों पर निर्भर हैं और किस तरीके से हमारा
स्वरूप हम उनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे उनको सिक्योर कर सकते हैं, कैसे उनको बचा सकते हैं, ये सारी बातें, हम सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका जो है आपका 6th चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आप सभी को चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स है आप कमेंट्स में अपना रिप्लाई दे सकते हैं। एंड देन जितने भी फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट्स हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके न्यू सेशन के अकॉर्डिंग आप क्लास टाइम टू टाइम अप टू डेट रहे एंड अपनी क्लासेस को अटेंड कर सके। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।